गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि देखिए हमने अपनी क्लास 7th में हमने अपनी टेक्स्ट बुक को स्टार्ट किया था। टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने के बाद हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो चैप्टर था हमारा थ्री क्वेश्चंस का जो हमारा चैप्टर है। दिस चैप्टर इज़ ए स्टोरी रिलेटेड ऑफ ए किंग। ये कहानी जो है एक राजा की कहानी है। वो उस राजा के मन में हमेशा 3 सवाल हुआ करते थे। वो 3 सवाल यही हुआ करते थे कि किसी भी काम को शुरू करने का सबसे उचित समय क्या है, मुझे किन लोगों की बात माननी चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कौन सा है जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए। और वो सोचता था कि जब इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल जाएंगे तो मैं सबसे अच्छा राजा बन जाऊंगा। इसीलिए वह अपने पूरे राज्य के अंदर, पूरे किंगडम के अंदर क्या करता है, घोषणा करवा देता है कि मेरे इन सवालों का जो भी सही जवाब देगा उसे मेरे द्वारा बहुत सारा पैसा इनाम के स्वरूप दिया जाएगा। अलग अलग किंगडम के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग वाइस मैन इकट्ठा होते हैं। सभी अपनी अपनी जो ओपिनियन है, अपनी अपनी जो राय है वो राजा के सामने रखते हैं। बट राजा किसी भी राय से अभी तक सेटिस्फाइड नहीं होता है। इतना हमने पढ़ लिया था। उससे आगे का देखिए हम स्टार्ट करते हैं। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। जब कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा को कुछ जो है वाइज मैन को अपने साथ काउंसिल में रखना चाहिए, जो उसको बताएंगे कि उसे कौन से समय पर कौन से कार्य को करना चाहिए, जो उसकी हेल्प कर सकेंगे। प्रत्येक कार्य को करने के सही समय का भी वो निर्धारण करेंगे। लेकिन जब जैसे ही ये ओपिनियन राजा के सामने रखी गई तो कुछ और अदर्स जो लोग वहाँ आए थे उन सभी ने ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक से हमारे सामने आती हैं और वह अचानक ही अत्यंत आवश्यक भी हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और ऐसी जो चीज़ें अचानक जो घटित हो जाती हैं, ऐसी चीज़ों का निर्णय लेने के लिए किसी भी प्रकार की काउंसिल का कोई इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अभी जैसे एज ए एग्ज़ाम्पल आप सोच लीजिए कि आप घर में आप बैठे हैं, आप किसी कार्य को कर रहे हैं या आराम से बैठे हैं, तभी आपको अचानक ये पता चलता है कि आपके किसी जानने वाले का, रिलेटिव का, किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है। तो क्या आप ये टाइम देंगे कि आप पहले अपने जो आपके वाइस पर्सन्स हैं उन्हें बुलाएंगे, काउंसिल के मेंबर से डिस्कशन करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, या मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज़ का क्या पहले आप उनसे डिसाइड करेंगे, उसके बाद को डिसीजन लेंगे? इट्स नॉट ए पॉसिबल थिंग्स। सो some others say that these things could not wait for the decision of the council। कि कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती हैं जिसके लिए इंतज़ार नहीं किया जा सकता काउंसिल के लोगों की जो है ओपिनियन मानने का। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो देखिए अब यहाँ कहा गया है कि ऐसी चीज़ों का निर्धारण जो अचानक से पता चले और अचानक ही सही समय पर वह कार्य हो सके, इसे तो कोई जादूगर ही कर सकता है। इट वॉज नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। क्योंकि कोई जादूगर ही होगा जिसे ये बात पता चल सके कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। ये तो ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ अगर पता चल जाए कि हमें कौन सा काम कैसे करना है या क्या होने वाला है, ये चीज़ कौन बता सकता है कि ऐसा इंसान हमारे पास होना चाहिए जो हमारे आने वाले भविष्य को देख सके कि अब क्या होने वाला है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और आने वाली चीज़ों के बारे में तो शायद कोई जादूगर ही बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। और ऐसी कंडीशन में तो फिर राजा को अपने पास कोई या तो जादूगर रख लेना चाहिए या उसे जादूगर के पास चले जाना चाहिए। यहाँ जाना चाहिए लिखा हुआ है, देखिए वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। तब तो राजा को किसके पास जाना चाहिए? किसी मैजिशियन के पास जाना चाहिए। तो देखिए बच्चों इस पैराग्राफ को हम दोबारा पढ़ लेते हैं। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। कि जब कुछ लोगों ने अपनी ओपिनियन देते हुए कहा कि हाउ इज़ पॉसिबल दैट टू मेक ए काउंसिल ऑफ ए वाइज मैन बिकॉज these things could not wait for the decision of the councils, because these things which could be
अर्जेंट, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में कैसे पॉसिबल है कि हम किसी काउंसिल के लोगों के डिसीज़न के आने का वेट कर सकें। इस कंडीशन में तो हमें वो हाथों हाथ ही हमें डिसाइड करना होता है कि क्या एक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि राजा को ये पता चले कि उसके आने वाले भविष्य में उसके साथ क्या होने वाला है, और आने वाले भविष्य के बारे में जानने का काम तो सिर्फ जादूगर ही कर सकते हैं। तब तो ये ज़रूरी हो जाता है कि राजा को ज़रूर किसी जादूगर के पास ही जाना चाहिए। ये कुछ लोगों की ओपिनियन थी। अब इस ओपिनियन में देखिए कुछ लोगों का अगले क्वेश्चन का जो जवाब आता है वह देखिएगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, और अब उसका जो दूसरा सवाल था उसके जवाब की बारी थी। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, अदर्स सेड द प्रीस्ट, a few others choose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. अब जब दूसरे सवाल का जवाब पूछा गया कि मुझे सबसे ज़्यादा किन लोगों को अपने साथ रखना चाहिए या किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी सलाह मुझे लेनी चाहिए, तो कुछ लोगों ने उन सवालों का जवाब दिया जिन सवालों के जवाब में कुछ लोगों ने बताया कि उसे अपने काउंसिलर्स को, अर्थात अपने परामर्शदाता जो थे, अपने मंत्रीगण जो थे, वह अपने साथ रखने चाहिए हमेशा। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि उसे अपने पुरोहितों को सबसे ज़्यादा साथ में रखना चाहिए, क्योंकि पुजारी हर काम को बिल्कुल सही तरीके से करते हैं और बिल्कुल सही समय चक्र के अनुसार करते हैं और सही तरीके से भी करते हैं। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि राजा को हमेशा अपने आसपास चिकित्सकों को, डॉक्टर्स को रखना चाहिए। तो कुछ का मानना था कि जो हमारे मंत्रीगण हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ ने कहा कि पुजारी और पुरोहित बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि कुछ ने कहा कि चिकित्सक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि कुछ लोग वहाँ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि एक राजा होने के नाते राजा के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो हैं उसके सैनिक। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन के आंसर में आया है आपके कि उसने कहा है हमारे मंत्री, कुछ ने कहा है कि आपको पुजारियों को साथ रखना चाहिए, कुछ ने कहा है कि डॉक्टर्स को साथ रखना चाहिए, जबकि कुछ ने क्या कहा है कि एक राजा होने के नाते सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जो सैनिक हैं उन्हें अपने साथ रखें, क्योंकि सैनिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक होते हैं। नेसेसरी मीन्स आवश्यक, ज़रूरी होते हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो था वो वहाँ आए हुए वाइज मैन ने अपने अकॉर्डिंग दिया। अब बारी थी थर्ड क्वेश्चन की। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तीसरा क्वेश्चन ये था कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर्स में कुछ जो वाइज मैन थे उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे ज़्यादा विज्ञान ज़रूरी है। कुछ लोग तीसरे क्वेश्चन के उत्तर में कुछ विद्वान लोगों ने विज्ञान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया, जबकि कुछ लोगों ने फाइटिंग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया कि जीवन में युद्ध लड़ना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक राजा के लिए उसके जीवन में युद्ध लड़ना और उस युद्ध को जीतना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बताया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीवन में होता है धार्मिक पूजा पाठ। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन के आंसर में भी सबके विचार अलग अलग थे। कुछ लोगों ने विज्ञान को चुना, तो कुछ लोगों ने कहा कि एक राजा को युद्ध को चुनना चाहिए, जबकि कुछ लोगों का ये कहना था कि धार्मिक कार्यक्रम में पूजा पाठ को ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और राजा को सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो अपनी धार्मिक पूजा पाठ पर ही देना चाहिए। अब यहाँ आपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स देखे। 3 क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग पर्सन्स ने अपनी अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट दिए थे। अब राजा के लिए उसके लिए ये डिसाइड कर पाना फिर से वापस वही इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी थी कि वो कैसे डिसाइड करे कि इनमें से भी सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। राजा अभी भी उसी अपने ही कन्फ्यूज़न पर अटका हुआ था, उसे अपने सवालों के सटीक आंसर अभी भी नहीं मिल पाए थे। इसीलिए as the answers to his questions were so different, क्योंकि उसके सवालों के जो जवाब उसके पास आ रहे थे वो सारे जवाब जो थे वो बिल्कुल अलग अलग थे। The king was not satisfied and gave no reward। इसीलिए राजा वहाँ आए हुए वाइज मैन के किसी भी प्रकार के आंसर्स से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, और जब राजा सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसने किसी को भी कोई इनाम नहीं दिया था, इसीलिए उसने कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय, इंस्टेड का मतलब है यहाँ इसके बजाय,
ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। इसीलिए अब उसने ये डिसाइड किया कि अलग अलग लोगों को बुलाकर जब मैं अगर सवालों का जवाब पूछूंगा तो सबकी ओपिनियन अलग अलग आएगी और मुझे हमेशा ही डिफरेंट आंसर्स ही मिलेंगे। इसीलिए उसने ये निश्चय कर लिया कि मुझे अपने सवालों का जवाब लेने के लिए जो है वह मुझे किसी हर्मिट की आवश्यकता है, एक तपस्वी की आवश्यकता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता है। मैं उसी विद्वान व्यक्ति के पास जाऊंगा जिसे सामाजिक चीज़ों से इतना पुरस्कार का जिसे कोई लोभ नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति की सलाह मुझे लेनी चाहिए। Who was widely known for his wisdom। और मुझे एक ऐसे व्यक्ति की सलाह लेनी चाहिए जो अपनी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक चारों तरफ जाना जाता हो। तो देखिए राजा जो था उन क्वेश्चंस के आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ था, इसीलिए उसने किसी को भी कोई रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार इनाम नहीं दिया, बल्कि उसने ये डिसाइड किया कि वह अब अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही बुद्धिमान तपस्वी के पास जाएगा जो एकांत में रहता है और जो अपनी बुद्धिमानी के लिए हर तरफ जाना जाता है या जाना जाता था। द हर्मिट lived in a wood which he never left। अब वह इसी उम्मीद से अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वह जंगल की तरफ चल गया। वह उस हर्मिट को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वह तपस्वी एक जंगल में रहता था और उस जंगल से बाहर वो कभी नहीं आता था। उसने उस जंगल को कभी नहीं छोड़ा था। विच ही नेवर लेफ्ट अर्थात उसने उस जंगल को कभी नहीं छोड़ा था। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि वह एक ऐसा तपस्वी था कि वह किसी विशेष इंसान से कभी नहीं मिलता था। वह एक साधारण इंसान से मिलता था। वह साधारण लोगों के अलावा किसी और से मिलता नहीं था। इसीलिए अगर राजा अपनी वेशभूषा में वहाँ जाता तो इट्स नॉट बी पॉसिबल टू मीट विथ हर्मिट। So the king decided to put on ordinary clothes। इसीलिए राजा ने डिसाइड किया कि वह एक साधारण से कपड़े पहनेगा और एक साधारण इंसान बनकर ही उस हर्मिट से उस तपस्वी से मिलने जाएगा, क्योंकि हर्मिट किसी स्पेशल पर्सन से नहीं मिलता था। वह जंगल में राजा उस हर्मिट से मिलने के लिए जंगल में पहुंच जाते हैं। बिफोर ही reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone। कि देखिए जब उस तपस्वी की कुटिया पर पहुंचने से पहले जैसे ही वह जंगल के पास पहुंचे हैं राजा जैसे ही जंगल के पास पहुंचे तो जंगल में उस तपस्वी की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले ही राजा अपने घोड़े से उतर गए और उन्होंने अपने घोड़े को और अपने अंगरक्षक को, अपने बॉडीगार्ड को पीछे ही छोड़ दिया और उन्हें वहीं रुकने के लिए कह दिया। और राजा उस हर्मिट से मिलने के लिए अकेले ही चले गए। वेंट यानी गए, ऑन अलोन अकेले ही वह उनसे मिलने के लिए आगे चले गए, आगे बढ़े। तो यहाँ देखिए हर्मिट कभी किसी स्पेशल पर्सन से नहीं मिलते थे, इसीलिए राजा ने एक ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने, एक साधारण इंसान का वेश बनाया और वह जंगल की तरफ बढ़ गए। तपस्वी की झोपड़ी से पहले ही राजा ने अपने घोड़े को और अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़ दिया और वो पैदल चलकर ही तपस्वी से मिलने के लिए आगे बढ़े। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड। अब यहाँ तक देख लेते हैं पहले हम। जब राजा तपस्वी की कुटिया की तरफ आगे बढ़ते हैं जब राजा तपस्वी की कुटिया की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि जो तपस्वी जो थे द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ। डिगिंग का मतलब होता है खोदना, खुदाई करना। उन्होंने देखा कि जो तपस्वी थे वह जमीन अपने कुटिया के सामने की जो ज़मीन थी वो खोद रहे थे। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, जो उसकी कुटिया के सामने जो ज़मीन थी उस भूमि को वो खोद रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। जैसे ही राजा तपस्वी के पास पहुंचते हैं तो राजा का वह अभिवादन करते हैं, लेकिन फिर से तपस्वी अपने काम में लग जाते हैं। उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, लेकिन फिर से अपने काम में लग